हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। नॉन मेड कैसा हुआ आपका टेस्ट? अच्छा, टेस्ट तो कल सबका ही था। मेड वाले बच्चों सारे बताओ कैसा हुआ टेस्ट? नॉन मेड का तो 6 घंटे का था कल। क्या बात है वरुण, वेरी गुड। निशा, तुमने कल क्या किया? तुम्हारे तो 3 टेस्ट हो गए थे फिर। तीनों 2-2 घंटे दिए क्या? अच्छा, कौन सा मिस हुआ? अच्छा, वो देना है, मेंस वाला। मुझे बता देना अगर देना हुआ, मैं फिर आज ओपन कर दूंगा। अगर एडवांस भी किसी का मिस हुआ हुआ ना बच्चों, तो मैं उसको भी दोबारा ओपन करवाऊंगा, ठीक है? वैसे मैंने मतलब कल उसकी टाइमिंग जान के थोड़ी स्ट्रिक्ट सी रखवाई थी। मतलब मैं ये चाह रहा था कि आपका एग्जैक्टली जेई एडवांस के हिसाब से ही हो, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही होता है ना, आपका 9 to 5 के बीच में 2 टेस्ट होते हैं। उसका ना बच्चों मैं आपको बताऊंगा स्कोर कि क्या स्कोर अच्छा है। मैं एक बार देख के ना फिर बताऊंगा। वो, हाँ, आपके ठीक कराऊंगा। पार्शियल मार्किंग ना। वो अभी हुई नहीं हुई ना शायद, तो वो हो जाएगी। हाँ जी, तो बच्चों ये हम क्वेश्चंस कर रहे थे। इनमें से बताओ, ये सबसे पहले तो ये फर्स्ट वाला ये हो गया सबका। किस जो आ रहा है? यू कैनॉट फाइंड द फोर्स ऑन I1 बेसिकली। आप तो थर्ड लॉ लगा के I2 पे फोर्स निकालोगे, राइट? और फिर फाइनल आंसर उसका इक्वल एंड ऑपोजिट वाला दोगे। तो I2 पे फोर्स ऊपर को आ रही है ना, इसलिए I1 पे नीचे को आएगी। एक सेकंड।
अगला क्वेश्चन बच्चों। तीनों ही क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब एक तरह से, मतलब ये बिल्कुल जो इसमें पूरी वैरायटी बन सकती है उसको कवर करते हैं। इसमें है बच्चों डाउट किसी को, करवाऊं या हो गया सबका? सीधा कैसे करोगे भाई आप? 2 से 1 पे कैसे निकालोगे? वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब उसके कारण एक पॉइंट पे लिखना फील्ड थीटा 1 थीटा 2 लेके। और ये वाला बच्चों? ठीक है, मैं बच्चों थर्ड देखो करवा भी देता हूँ आपको। बच्चों बहुत सिंपल सा था कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण कोई फोर्स तो लग नहीं रही लूप के ऊपर, है ना? सिर्फ टॉर्क लगेगी। तो हम क्या कर सकते थे, हम ये जो हिंज पॉइंट है उसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। मैंने उसी के अबाउट क्यों सोचा, क्योंकि उससे फिर उसकी फोर्सेस का पंगा नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो अब इसके अबाउट क्लियरली mg फोर्स ऐसे लग रही होगी। तो mg की टॉर्क नीचे को हो गई। तो इसका मतलब हम ये चाहेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की टॉर्क है वो ऊपर को। करेक्ट। अगर उसको ऊपर को करना है तो बताओ बच्चों, एम वेक्टर किधर को होना चाहिए? ओहो, टॉर्क तो भी हमने पढ़ा ही नहीं है ना। मैंने जल्दी दे दिया क्वेश्चन। टॉर्क ऑन लूप तो अभी हमने किया ही नहीं ना। चलो रुक जाओ फिर, ठीक है। उसके बिना तो नहीं होगा। हाँ मतलब ऑफ कोर्स, या तो आप हर पॉइंट पे इंटीग्रेट करके टॉर्क निकाल लेते,
है ना। हाँ, उससे तो हो ही सकता था, बट मतलब चलो एक शॉर्टर फॉर्म भी है। हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट? जी पार्ट। एक्सरसाइज 1 जी पार्ट बच्चों। नो डाउट्स। वेरी गुड। वो हर्ष मैंने पिछली बार कराई थी, मतलब मार्क कराया था। वो जो एक्सरसाइज 0 में क्वेश्चन था जिसमें वो गॉस में लिखा हुआ था, 1 जी लिखा हुआ था। 1 जी इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। तो बच्चों हमने ये बात तो अब कर ही ली है और समझ लिया है कि करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, राइट। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो हम सोच सकते हैं ना, यस, कि वो उस पर टॉर्क लगेगी और वो टॉर्क क्या कोशिश करेगी, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैट्स, टॉर्क विल ट्राई टू अलाइन m वेक्टर विद b वेक्टर, राइट। तो बच्चों मान लो ये सिचुएशन है कि एक ऐसे एक लूप रखा हुआ है हमने। आ, मतलब आप ध्यान से देखो कि जो सिचुएशन है, ये बेसिकली लूप किस तरह से रखा हुआ है बच्चों, ये 3D में है बेसिकली सिचुएशन। जो लूप की अपर एज है वो एक्स जेड प्लेन में है ना, और जो उसकी लोअर एज है वो एक्स वाई प्लेन में, राइट।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो राइट की तरफ है। बच्चों सबसे पहले वेरीफाई करो ये जो लूप के अलग-अलग सेगमेंट्स के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन दिखाई हुई है, ये ठीक है? है ना? वो एकदम से राइट हैंड रूल से बच्चों वेरीफाई हो रहा है? ये बच्चों ड्रॉ भी कर लो फिगर। ये बच्चों इसमें ऑरेंज वेक्टर क्या है फिगर में? एम वेक्टर। एंड बच्चों ये आपको राइट साइड वाला फिगर समझ आ रहा है? दिस इज बेसिकली द फ्रंट व्यू ऑफ द सिचुएशन। ओ इज एनी पॉइंट। ओ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों। हाँ बना लिया बच्चों। ये फ्रंट व्यू क्लियर है सबको? तो बच्चों एक तो बच्चों ये समझ आ रहा है आपको कि F1 एंड F4 कैंसल आउट?
and similarly, sorry, F2 and F4. F1 and F3 cancel out. तो जो नेट फोर्स है लूप पे वो तो बन गई 0। करेक्ट। और ये दिख रहा है बच्चों की जो F2 और F4 हैं वो एक कपल फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या टॉर्क हो गई बच्चों? एक कपल के कारण टॉर्क क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो इनफैक्ट मतलब फिगर में किया हुआ है वो एक्स ए माइनस एक्स, आपको तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों, है ना? अब फोर्स है कितनी? ये F2 F4 बच्चों कितनी है फोर्स? मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बच्चों वो आई बी बी है, आई बी एल है ना? एंगल तो 90 है बी और एल के बीच में। एंड अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच में? ए साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, आई ए बी इंटू बी इंटू साइन थीटा, जो कि क्या बन गया? एम बी साइन थीटा। करेक्ट। तो आप देखो कि यहाँ पर भी जो एंगल थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क है वो क्या बन गई? एम क्रॉस बी, जो कि सिमिलर टू पी क्रॉस ई होगा। तो मतलब अब क्या कोशिश कर रही है टॉर्क? इट ट्राइज टू अलाइन एम वेक्टर विद बी वेक्टर। ठीक है, मुझे इसको लगाते हुए ना ये ध्यान रखना
कि वो एम वेक्टर को अलाइन कर रही है, लूप को नहीं अलाइन कर रही। तब डायपोल में तो डायपोल हुआ या डायपोल मोमेंट हुआ, एक तरह से एक ही बात हो जाती थी ना। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डायपोल की लेंथ के अलॉन्ग ही होती थी। यहाँ पे अलग है। आगे समझ बचाओ। अच्छा, ये बच्चों कपल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? कि मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आएगी, राइट? तो ये नहीं सोचना कि लूप के किस अबाउट के पॉइंट टॉर्क है। तो बच्चों अगर हम इसके कुछ अलग अलग केसेस बनाए, जैसे लेट से लूप ऐसे रखा हुआ है। तो मतलब जिस तरह से करंट दिखाया मैंने, एम वेक्टर किधर को हो गया? राइट को ही हो गया। हाँ। तो अब इसके हिसाब से जो एंगल थीटा है वो कितना हुआ? जीरो। तो टॉर्क जीरो है। एंड जस्ट लाइक डायपोल, ये केस हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं इसलिए ड्रॉ करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा माइंड में बैठ जाए कि लूप तो फील्ड के परपेंडिकुलर है ना। यही अगर हम लूप को ऐसे दिखाएं, बी को उधर ही रखते हुए, तो एम ऐसे हो गया। और इस केस में थीटा इज 90, है ना। तो जब लूप फील्ड के अलोंग होता है बच्चों, उस केस में तो उस पे मैक्सिमम टॉर्क लग रही होती है। एंड ऐसे ही अगर इसका तीसरा केस बना दें,
तो ये ऐसे बन गया ना, तो इसमें बचो थीटा 180 और 0 है इस केस में, बट दिस इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस बच्चों लूप वाले क्वेश्चंस में ना गलती से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि एम वेक्टर बना दो, है ना, सिर्फ लूप के साथ मत काम करो, फिर गलती नहीं होगी कभी। अच्छा, क्लियर बच्चों? तो बच्चों ऑल्दो आपने रियलाइज किया होगा कि हमने इस चैप्टर में कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं की है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी होती भी नहीं है। हम सिर्फ एक डाइपोल वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। इसकी हमें और किसी डिटेल में नहीं जाना, दैट गोज मतलब बियॉन्ड आवर स्कोप। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला डाइपोल, यहाँ पर भी क्या बन जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। माइनस एम डॉट पी, वहां पे भी माइनस पी डॉट ई था, याद होगा आपको, तो यहाँ पे भी माइनस एम डॉट पी। तो यहाँ पे बच्चों वही वैसे क्वेश्चंस की वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। समझ आ गया बच्चों? ओके।
एक क्वेश्चन ट्राई करो। एक बच्चों इन्फानाइट वायर है which is carrying current out of the plane, और ये कुछ इस तरीके का एक लूप है। ठीक है, इसमें मतलब इट इज कैरिंग करंट। लेट्स से दिस करंट इज I2, this current is I1. So your A part is find direction of torque acting on loop. Torque and force. ये मतलब बच्चों जो वो लूप है ना, जो राइट साइड वाला, वो मतलब एक तरह से अगर हम I1 के अबाउट सर्कल बनाए तो उसकी आर्क्स के ऊपर लाई करता है, ठीक है ना। बच्चों स्टैंडर्ड XYZ अज्यूम कर लेना डायरेक्शन बताने के लिए।
हुआ बच्चों कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, आराम से कर लो, कोई चक्कर नहीं। हाँ आशीष, वेरी गुड। हाँ मैं तो दोबारा चेक करो भाई। गुड साहिल, वेरी गुड। हर्ष गलत है।
वरुण विदुषी, ठीक है, गुड बच्चों। चलो बच्चों, लास्ट 2 मिनट्स। देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वायर के कारण आ रही है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। इसका मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड केसेस हैं वो तो खत्म हो गए, सीधा तो बता ही नहीं सकते हम। अब जब सीधा नहीं बता सकते तो ठीक है, हम बेसिक आ जाते हैं कि हम फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि उस फील्ड के कारण क्या क्या फोर्स लग रही है, राइट। तो ये जो इनफाइनाइट वायर है बच्चों, फील्ड लाइंस कैसी होंगी? सर्कुलर, लाइक दिस, राइट बच्चों, ऐसे ही करते हैं ना हम फिंगर्स कर्ल करके। जैसे ही आपने ये फील्ड लाइंस बनाई, या फील्ड की डायरेक्शन मतलब बताई आपने, इससे क्या पता चल गया आपको?
ये जो कर्व पार्ट्स हैं उनके ऊपर तो सीधा सीधा ही फोर्स जीरो हो गई, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट लोगे उस पे डीएल और बी वेक्टर पैरेलल ही हो गए। Isn't it, बच्चों? अब बच्चों अगर हम ऊपर वाले पार्ट की बात करें, यहाँ पे फील्ड लाइंस मतलब इस तरह से होंगी, ऐसे है ना, नीचे वाले पार्ट पे ऐसे होंगी। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें जब आप डीएल क्रॉस बी करते हो तो फोर्स किधर को आती है? आउट ऑफ प्लेन। सिमिलरली जो नीचे वाला पार्ट है उस पे फोर्स किधर को आती है? इनटू द प्लेन। अब ये दोनों पार्ट्स का वायर से डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो मतलब अगर आप एक वायर का छोटा सा पार्ट ऊपर वाले सेगमेंट में लोगे और वही सेम नीचे वाले में लोगे तो उन दोनों की फोर्सेस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, नेट फोर्स तो जीरो हो गई, राइट। और ये जो जैसे मैंने बनाया है इसके हिसाब से लूप कैसे को घूम रहा है, ऊपर वाला पार्ट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, नीचे वाला पार्ट इज गोइंग इनटू द प्लेन, राइट। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों अगर आप फिंगर्स कर्ल करते हो राइट की तरफ? समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कि इन द सेंस कि वैसे यूनिफॉर्म नहीं है, बट अगर आप करने लगो तो सारा कुछ कर कर के आंसर सिंपल सा बन जाता है। तो बच्चों होमवर्क में आपने इसमें ट्राई करना है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। आपको ये सब कुछ दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है और आपको ये और भी डिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस मतलब सिमेट्रिक है वैसे बीच में से। तो इस केस में वो जब इंटीग्रल टफ बन जाए तो मुझे पता नहीं, फिर वहीं छोड़ देना, मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ बच्चों क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट बच्चों वी टॉक अबाउट
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपको याद होगा बच्चों, गैल्वेनोमीटर डिवाइस जो है वो पहले आया था करंट चैप्टर में ना? क्या काम करता है गैल्वेनोमीटर? तो आपको याद होगा बच्चों, हम वहाँ पे मतलब हम जब तब यूज करते थे तब तो हम उसको नल डिफ्लेक्शन के लिए यूज करते थे ना। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से पता चल जाता था कि उस ब्रांच में करंट है कि नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि आप गैल्वेनोमीटर का जो काम होता है कि आप उससे करंट मेजर कर सकते हो। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे। तो अच्छा, ये वाला पार्ट जो है ये मतलब वर्किंग वगैरह वैसे एडवांस में नहीं है, बट बाकी एग्जाम्स करनी है तो सिंपल सा ही है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल यही है कि जो अगर एक लूप लेते हैं हम तो लूप के ऊपर टॉर्क करती है। ये लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। बच्चे डिवाइस एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैं आपको एक बार वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। Hello friends, welcome back to the channel Physics and Animation. Here in this video, we are going to talk about the working of permanent magnet moving coil galvanometer. What is galvanometer? Galvanometers is an electromechanical instrument used for detecting and indicating an electric current. It is a sensitive electromagnetic device which can measure low currents even of the order of a few microamperes. Galvanometers works as an actuator by producing a rotary deflection in response to electric current flowing through a coil in a constant magnetic field. Now let's talk about तो the यहाँ से ध्यान देना, ठीक है, पहले तो जो था ठीक है, ये देखना है आपको। constitutional detail of the permanent magnet moving coil galvanometer. Permanent magnet moving coil galvanometer is made up of a two concave permanent magnet where magnetic field is directed from north to south, and rectangular coil that has many turns, usually made of thinly insulated or fine copper wire, is wound on metal the ends. The coil is free to rotate about a fixed axis. This whole arrangement
consists of two phosphor bronze like springs, and second spring is connected to the bottom pivoted free end of the coil, and both of these springs are fixed from the other end by the help of a binding screw. A cylindrical soft iron core is symmetrically positioned inside the coil to improve the strength of the magnetic field and to make the field radial. There is a very important reason for keeping the magnetic field radial, which we will talk about later in this video during the working of a galvanometer. जैसे यहाँ तक जो मेन बातें आपको समझनी है, एक तो ये कि आप देखो कि ये जो हमने मैग्नेट लिया है, ये मतलब नॉर्थ साउथ पोल्स जो लिए हैं, वो आप देख सकते हो कि एक मतलब ऐसी शेप ली है कि जो अंदर से हॉलो है ना, हॉलो सिलेंडर टाइप्स बन गया, और उस हॉलो सिलेंडर के अंदर हमने एक सॉलिड सिलेंडर डाल दिया, राइट। उस सॉलिड सिलेंडर के अराउंड हमने एक वायर को लपेट दिया, है ना, तो जिससे कि जो वायर का लूप बन रहा है वो रेक्टेंगुलर शेप का बन रहा है, ठीक है ना। तो वायर हमने कहा कि कॉपर की लो, उसका रीजन सिंपल है कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। ये हमने मैग्नेट लिया हुआ है, जैसे कि इन्होंने भी बोला कि मैग्नेट हमने इस शेप का इसलिए लिया है ताकि फील्ड लाइंस जो है वो रेडियल बने, ठीक है। फील्ड लाइंस रेडियल क्यों चाहिए हमें, वो आपको अभी समझ आ जाएगा। फील्ड लाइंस रेडियल का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मतलब हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सिलेंडर पॉइंटेड है कहीं पे भी, ठीक है। एक उन्होंने बोला था, इस व्यू में नहीं दिख रहा, पिछले व्यू में, कि हमने वो दो स्प्रिंग्स लगाए हैं ऊपर नीचे ना, जिनको फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग्स बोला था। उनका क्या यूज है वो भी आगे समझोगे। Also, the pointer is mounted on a pivoted coil for measuring the angular deflection in the coil, and two ends of the coil are connected to the two terminals of the galvanometer. Principle of permanent magnet moving coil galvanometer. Permanent magnet moving coil galvanometer works on the principle that current carrying coil placed in a magnetic field experiences a torque. When the current is allowed to pass through the coil, current is flowing from A to B in the left arm of the coil and from C to D in the right arm of the coil. As we can see in the animation, that in the arm AB, direction of the current is upward, and in the arm CD, direction of the current is downward, while the direction of magnetic field is from north to south for both the arm AB and BC. Therefore, according to the left hand Fleming rule, two couple of forces or torque starts acting on a coil, which will help in rotating of a coil and causes angular deflection of the pointer. At this time, hairspring comes into play and creates counter torque to resist any extra unnecessary deflection or damage of a very sensitive pointer, and always ensures the proper functioning of the galvanometer. Corresponding calibrated scale is provided for converting the angular deflection of a pointer in a microamperes. Now let's try to understand that why this radial magnetic field is needed. Here we have used concave shaped magnets to provide radial magnetic field, but why? Let's explore it. As we all know, equation of the torque in this case is NIAB sin theta, where N represents number of turns, I is the current, and theta is the angle between the magnetic field B and the area vector, which is always normal to the plane of the rectangular coil. It's very clear that sin theta for an angle of 90 degree is always 1. Let's move to the top view and try to analyze it. Now we can see that
Because of the radial magnetic field, for each and every positions of the coil, magnetic field and the area vector are at right angle, or theta equals 90 degree. Therefore, radial magnetic field provides constant torque irrespective of the rotation of the coil. This makes the deflection directly proportional to the current. Because N, A and B was already constant and now theta also becomes constant, that's why. Now current I is the only variable, which makes it easy to calibrate the instrument for the measuring purpose. Thanks for watching friends. Please don't forget to like our video. बच्चों क्लियर हुई वर्किंग? तो बहुत ही सिंपल है ना, वो जो बीच में कॉपर की कॉइल है वो हमारा लूप बन गया, मैग्नेट हमने लगा दिया, मतलब फील्ड क्रिएट कर दी। तो जब उस लूप के अंदर करंट फ्लो करता है तो उस लूप के ऊपर टॉर्क लगती है, जो टॉर्क लगती है उससे वो लूप रोटेट करता है, तो उसके साथ हमने नीडल लगा रखी है, तो वो नीडल रोटेट करेगी। बोलो बच्चों क्लियर हुआ? ओके मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे नोट करना। मैं एक बार समझाता हूँ, ठीक है? मतलब अब आप रिलेट कर पाओगे वीडियो से, फिर देखना जो चीजें हैं पर कोई कंफ्यूजन। ये मैं सिचुएशन का टॉप व्यू बना रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो ये 2 मिनट्स हो गए नॉर्थ साउथ, ठीक है? इनको बच्चों बोलते हैं एज हॉर्स शू मैग्नेट्स।
ये बच्चों ऐसे कॉइल हो गई, ठीक है, विच मीन्स की जो नीडल है वो इस तरह से हो गई। और ये बच्चों ये मैग्नेट की ही खासियत है कि हमने लिया ही इस तरीके का है मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस हैं वो मतलब ऐसे रेडियल है। तो ये जो रेड है वो कॉइल है, और जो कॉइल को हमने इसके ऊपर आयरन से, और बच्चों जो इसी का दूसरा व्यू होगा, अभी तो टॉप व्यू हो गया लेफ्ट में, ऐसे सिलेंडर है बच्चों ना जो ऐसे ऊपर और नीचे से कनेक्ट किया हुआ है। और ये हमने यहाँ पे फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर यूज की हुई है, जिसको अभी तक हमें पर समझ नहीं आया, राइट। इसके हिसाब से एक बार लिख लेते हैं कि आयरन का बच्चों काम ये होता है, और हमने ये पढ़ा नहीं है बट जैसे बच्चों अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता था कि कुछ मटेरियल होते हैं ना जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देते हैं ना, ऐसे ही आयरन के साथ ऐसा होता है कि आयरन मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता
मतलब ऑल्दो इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो हमने सीखा था कि कोई फील्ड डालो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ही करता है। मैग्नेटिक फील्ड में उसको कम भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या मटेरियल लिया। तो आयरन जो है वो ये जो हॉर्सशू मैग्नेट ने फील्ड बनाई है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो मतलब कॉइल के अंदर जो फील्ड है वो ज्यादा हो गई। और ये जो हॉर्सशू मैग्नेट इसको कहते हैं हम बच्चों, उसका काम है टू प्रोड्यूस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बाकी वर्किंग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे हम। चलो ठीक है बच्चों, देन दैट्स इट। एक तो कल का अपना क्लास टाइम डिफरेंट है, प्लीज ध्यान रखना। एक्सरसाइज 01 में से ना जी पार्ट के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, जो सिर्फ टॉर्क वाले हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर वाले मत करना, वो तो अभी नहीं होंगे, वो थोड़े से ही हैं, बाकी हो जाएंगे। एडवांस टेस्ट में मतलब हॉलीडे वाले वीक के लिए ओपन कर दूंगा, ठीक है? अब दे देना इसको देना। कौन सा पार्ट है बच्चों? एफ ना शायद। हाँ मेंस वाला मैं अभी कर रहा हूँ निष्ठा, ठीक है? वो भी दे देना, मतलब आज रात तक ओपन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बच्चों अपना ना चैप्टर इस वीक में खत्म हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ है, एक ही टॉपिक है छोटा सा जो बचा, तो आराम से इस वीक में खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो ओके बच्चों, बाय।